गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नाम से उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये हिंद चीन क्या होता है। तो जो हम लोग भारत देख रहे हैं, ये भारत जो हम लोग देख रहे हैं, यही भारत में आप लोग देखिएगा कि जो एशिया का दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे, इसी को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। कौन सा? ये क्षेत्र यहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा तीन राज्य मिलेंगे देखने को, जिसमें एक इधर का भाग वियतनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। इधर देखिएगा ये बीच से, तो एक हो जाएगा लाओस और एक कंबोडिया। ये ऊपर वाला हो जाएगा लाओस और ये कंबोडिया। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को मिलाकर हम लोग हिंद चीन बोलते हैं। अब ये बात है कि हिंद चीन क्यों बोलते हैं। तो देखिए, जो यहाँ जो संस्कृति यहाँ की मिल रही है, यहाँ पे हिंद यानी कि हिंदुस्तान का भी, यानी कि भारत का भी यहाँ संस्कृति कुछ मिल रही है। भारत का भी संस्कृति यहाँ है और चीन की भी संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से इसको हिंद चीन बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का भी यहाँ रहा है कब्जा और चीन का भी कब्जा रहा है। यानी कभी हिंदुस्तान का तो कभी चीन का, ऐसे भी रहा है और दोनों जगह की संस्कृति मिलती है। इस वजह से ये हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। अब बात हुआ राष्ट्रवादी क्या है। तो हम पहला ही चैप्टर में आप लोग को बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के लिए कुछ भी कर जाना राष्ट्रवाद है। आंदोलन जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण जो वियतनाम है, चलिए बता दे एक और बात। ये जो वियतनाम है, इस तरीके से आप वियतनाम देखिएगा, ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा ऐसे, तो ये वियतनाम हो जाएगा। यहाँ आपको बताए कि ये लाओस हो जाएगा और ये कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। तो पहली बात कि जो वियतनाम है, इसकी राजधानी हनोई रहती है। हनोई समझौता होगा 1946 में, हनोई। ठीक है, वैसे ही जो ये लाओस है, लाओस, इसकी राजधानी वियंतियान रहता है, वियंतियान। ठीक है, और जो कंबोडिया है, इसकी राजधानी नामपेन है। ठीक है, नामपेन या नोमपेन भी देगा। ठीक है, तो ये यहाँ का हो गया। ठीक है, राजधानी। इसी पे जो है जो आंदोलन चलेंगे कि नहीं, ये यहाँ फ्रांसीसी का शासन रहेगा, उन्हीं को खेदने के लिए यहाँ आंदोलन चलेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार जो ये बाओ दाई है, इसी की सरकार रहती है दक्षिण वियतनाम में। अब इसके पीछे कहानी क्या है हम लोग देख लेते हैं। उत्तर वियतनाम में हो ची मिन रहेंगे। तो देखिए, जो वियतनाम है, इस पे फ्रांस का कब्जा रहता है, लेकिन 1940 ईस्वी में जर्मनी के अटैक के कारण द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो 1940 में जो है फ्रांस पे जर्मनी अटैक कर देता है और फ्रांस अपना सेना इस वियतनाम से निकाल लेते हैं। इसलिए कि देखिए, पहले तो यहाँ हिंद चीन में पुर्तगाली आते हैं, जिस प्रकार से भारत में भी पुर्तगाली है, लेकिन राज अंग्रेज किए, उसी तरह से पुर्तगाली वहाँ जाते हैं, लेकिन राज जो है वो कौन करता है? फ्रांस वहाँ पे करता है, यानी कि शासन करता है हिंद चीन में। तो 1940 में जर्मनी अटैक के बाद क्या होता है कि फ्रांस अपने
सैनिक को बुला लेता है। सैनिक को बुलाने के बाद यहाँ पे जापान फिर से अपना राज कायम कर लेता है। फिर जापान में जब 1945 में अटैक करता है अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया जाता है, उसके बाद जापान भी यहाँ से निकल जाता है। तो कुछ दिन के लिए हो ची मिन वियतनाम में अपना शासन करते माने कब्जा कर लेते हैं हो ची मिन। लेकिन 1946 में पुनः जो है फ्रांस अमेरिका के उकसाने पे वियतनाम पे कब्जा करना चाहता है। तो यही 1946 में हो ची मिन का कब्जा था। तो ये एक समझौता करते हैं जिसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। हनोई समझौता वियतनाम में। इसी हनोई समझौता के साथ फ्रांस को कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा तोकिन वगैरह का, ठीक है, नीचे वाला। कुछ क्षेत्र देने के बाद क्या होगा कि फ्रांस चुपचाप वहां हो जाएगा। 1946 में इसको कुछ क्षेत्र मिला है 1946 में, और 1946 से लेकर 1954 तक फ्रांस क्या करेगा, तो फ्रांस यहां अमेरिका के मदद से हथियार जुटाते रहेगा। चुपचाप हथियार जुटा के 1954 में अटैक कर देगा फ्रांस, एकाएक आक्रमण कर देगा वियतनाम पर। आक्रमण करने के बाद युद्ध होगा और फ्रांस की हार होगी। यहाँ फ्रांस के हार के बाद हो ची मिन जो थे, हो ची मिन यही वियतनाम के रहते हैं। हो ची मिन के साथ अमेरिका मध्यस्थता करके एक समझौता कराता है फ्रांस से। जेनेवा समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। जेनेवा समझौता 1954, जेनेवा समझौता का हम लोग नाम से जानते हैं। ये जेनेवा समझौता के द्वारा ही फ्रांस को दो भागों में बांट दिया गया, सॉरी फ्रांस कर रहे हैं, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। एक दक्षिणी वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम हो ची मिन के हाथों में आया और दक्षिणी वियतनाम फ्रांस के हाथ में आया। लेकिन फ्रांस जो है अपना यहाँ फ्रांस के समर्थन से अनामी दल के जो शासक रहते हैं यही बाओ दाई, इन्हीं को वहां पे शासक बनाता है और यहाँ पे अपना पीएम नियो दिन दियम को बना देता है। कौन सा, देखिएगा इसमें नाम बहुत मिलेगा अजीब अजीब। नियो दिन दियम, दियम को यहाँ का प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो तोकिन फ्री स्कूल है यही वियतनाम में स्थापित किया गया। कौन सा, वियतनाम में। तोकिन जगह आपको बताया कि नहीं, ये फ्रांस के कब्जे में आता है। और इसी तोकिन फ्री स्कूल ये फ्रांस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था। लेकिन एक्चुअली जो बच्चे उधर भी रहते होंगे वियतनाम के, वो लोग भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या वह उस स्कूल में ऐसे वियतनाम के बच्चे जाते थे तो या तो उसको फेल कर दिया जाता था या लंबे समय तक खींच दिया जाता था ताकि उनको वो सफल ना हो एग्जाम में, और वहाँ के जो भी नौकरी हो या जो है उस पे इन्हीं लोग का जो फ्रांसीसी है इनका कब्जा रहे। तोकिन फ्री स्कूल को 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह दक्षिणी वियतनाम के दक्षिणी भाग में फ्रांस वाले कब्जे में किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं वियतनाम की राजधानी कहाँ, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, और इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसको लागू किया जाए। परंतु वास्तव में फ्रांस नहीं चाहता था कि वियतनाम पढ़े। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताते चलिए। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। लाओस की राजधानी बताइए, वियंतियान। ठीक है, वियंतियान लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, जो पोट्सडम की घोषणा है उसके बाद जो जापान है यह आत्मसमर्पण कर देता है। ये जो जापान है ये आत्मसमर्पण क्यों करता है और कैसे करता है ये थोड़ा हम लोग देख ले। देखिए, पोट्सडम जो है यह जर्मनी का एक जगह है। ठीक है, जर्मनी का एक जगह है, यहीं पर एक मीटिंग होगा। ठीक है, इसी मीटिंग में यह घोषणा, मतलब ये जो अमेरिका रहेगा उसमें
यूएसएस ये सब रहेंगे और ये ही वहाँ पे मीटिंग करके बताएंगे कि नहीं जापान को क्या क्या किया जाए। और यूएसए जब 1945 में अमेरिका जब जापान पे अटैक कर देता है और 2 बम गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी पर, जगह का नाम है 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराता है। इसके बाद जो है ये पोट्सडम की घोषणा के साथ जापान उस युद्ध से बाहर हो जाएगा, यानी कि आत्मसमर्पण कर देगा। यह जो घोषणा है आप देखिएगा, इसमें यूएसए, चीन और ब्रिटेन का मेन हाथ रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन रूस भी रहता है, लेकिन रूस जो है यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से उसको जानते थे, वो साइन नहीं करता है इस पे, पोट्सडम की घोषणा पे, ठीक है। चलिए, ये घोषणा कब हुआ था? तो ये जापान के लिए हुआ है 1945 में हुआ है, 15 अगस्त 1945 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1945 को पोट्सडम की घोषणा होती है। पोट्सडम कहाँ है? तो जर्मनी में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हम लोग शुरू में भी डिस्कस किए कि हिंद चीन क्षेत्र में जो दक्षिण एशिया है उसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यही क्षेत्र यही देश आते हैं। 3 देश आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ हम बताएं? कंबोडिया की राजधानी बताइए। तो नामपेन, कंबोडिया की राजधानी नामपेन, वियतनाम के हनोई, लाओस के बताइए तो वियंतियान लाओस की राजधानी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी हनोई में ना हनोई समझौता हुआ है 1946 में, हनोई समझौता, ठीक है। आगे इसमें क्या बात था हम लोग बात करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो ये अंकोर वाट का मंदिर है यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, अभी तक है भी, ठीक है। लेकिन ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में, सबसे पहले देखिए अंकोर वाट का मंदिर ये लगभग 100 बीघा में है मंदिर, मानकर चलिए कि 100 बीघा में ये मंदिर है। यह मंदिर कंबोडिया में है, कंबोडिया में। और यह जो मंदिर है यह विष्णु भगवान का मंदिर है और इसको जो बनवाने वाले थे सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बनवा रहे हैं? सूर्यवर्मन द्वितीय बना रहे हैं, ठीक है। ये 100 बीघा में है। लेकिन इसी के तर्ज पे हम लोग के बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक मंदिर बन रहा है केसरिया में, जो पटना हनुमान मंदिर है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा क्योंकि यह 500 बीघा में मंदिर है, 500 बीघा में मंदिर है, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नामपेन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हम लोग शुरू में डिस्कस किए कि जिस प्रकार से भारत में भी पुर्तगाली आते हैं उसी तरह से हिंद चीन में भी पुर्तगाली ही आते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वहां पे शासन कौन करता है? फ्रांसीसी लोग करते हैं। और ये लोग जो है क्या करते हैं? वहां पे शोषण करते हैं और इन्हीं के शोषण के खिलाफ ही हिंद चीन में आंदोलन होता है। देखिए हिंद चीन का मतलब क्या हुआ बताए? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस पर भारत और चीन के दोनों का प्रभाव यानी कि संस्कृति मिलने के कारण इस जगह को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार देखिए हम लोग कि भारत में कौन पुर्तगाली आते हैं उसी प्रकार से हिंद चीन में भी पुर्तगाली आएंगे, ठीक है। और जब जो ये पुर्तगाली आएंगे और जो द्वितीय विश्व युद्ध जब देखेंगे, हिटलर जब फ्रांस पे कब्जा करेगा तब क्या फिर फ्रांस पुर्तगाली के बाद फ्रांस आएंगे। अब फ्रांस फिर क्या होगा? छोड़ के चला जाएगा। फ्रांस के बाद फिर कौन? जापान इस पे कब्जा करेगा। जापान के बाद कौन आएगा? फिर पुनः फ्रांस आएगा। हनोई समझौता के साथ कुछ ये तोकिन का क्षेत्र मिलेगा
फिर 1954 में क्या करेगा, फ्रांस अटैक करेगा और 1954 में ही बुरी तरीके से फ्रांस के हारने के बाद जेनेवा समझौता होगा और वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाएगा। दक्षिणी वियतनाम में इसी के समर्थित जो सरकार होगी बनेगी और उसके शासक बाओ दाई बनेंगे, और जो बाओ दाई बनेंगे उत्तरी वियतनाम में वही कौन बनेगा, हो ची मिन सरकार में बनेंगे। और जो ये लाओस और कंबोडिया का बात हुआ, तो ये लाओस और कंबोडिया में राजतंत्र पुनः स्थापित किया जाएगा यही जेनेवा समझौता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। कोलोन कहा जाता था हिंद चीन में जो फ्रांस के लोग बस रहे हैं, यानी कि उस फ्रांसीसी को कोलोन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग यहाँ भारतीय है तो वो लोग फ्रांसीसी है, लेकिन भारतीय को तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन उन लोग को कोलोन के नाम से जानते थे। सबसे पहली बात कि हिंद चीन पर पुर्तगाल आया था, पुर्तगाल के बाद ही फ्रांस का कब्जा हो रहा है। फ्रांस के वो लोग जहाँ बसने लगे और शादी भी करने लगे वहाँ, ठीक है, और उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही कोलोन कहा जाने लगा। ठीक है, इन्हीं के जो इनके अत्याचार को फान बोई चाऊ ने एक बुक था जिसका नाम था फान बोई चाऊ, देखिए लिख दे रहे हैं हम, फान बोई, नाम थोड़ा उटपटांग मिलेगा इसमें, चाऊ फान बोई चाऊ, इन्हीं ने यही एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के खो जाने की इतिहास ही लिखते हैं फान बोई चाऊ, और वहाँ चाहते हैं कि जो भी यहाँ के अत्याचार है उसको उजागर किया जाए, लेकिन फान बोई चाऊ असफल रहते हैं। तभी हो ची मिन आएंगे जो चीन और रूस से पढ़ के आएंगे और यह समाजवादी विचारधारा के रहेंगे, समाजवादी विचारधारा के हो ची मिन रहते हैं। ठीक है, और आकर ये जो एक वहाँ है एक दल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल, जिसको वियतनाम के भाषा में मतलब वहाँ के भाषा में वियतनाम कांग झांग जिंग कहते हैं, वियतनाम कांग झांग जिंग कहते हैं, जिसका नाम वियतनामी क्रांतिकारी दल। नाम को टेंशन नहीं लेकर आना है, वो आप लोग को याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानुक जो है 19, देखिए पहली बात कि नरोत्तम सिन्हानुक ये कंबोडिया के शासक रहते हैं, कंबोडिया के शासक रहते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा हमको। ठीक है, वियतनाम का भी राजधानी बताइएगा, लाओस का भी बताइएगा और थाईलैंड का भी बताइएगा। थाईलैंड का भी हम लोग आगे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो नरोत्तम सिन्हा ये कंबोडिया के शासक रहते हैं, कहाँ के, कंबोडिया के शासक ये रहते हैं। देखिए 1954 के जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम दो भागों में बढ़ता है। दक्षिणी वियतनाम फ्रांस को मिलता है और यहाँ पे बाओ दाई को शासक बनाया जाता है। उत्तरी वियतनाम में हो मी चीन को वहाँ अपना शासक बनते हैं, यानी कि उनके हिस्से में वो मिलता है हो ची मिन को वो शासक मिलता है। लेकिन जो ये लाओस और कंबोडिया है इसमें राजतंत्र स्थापित होता है और राजतंत्र के द्वारा भी 1954 में ही कंबोडिया में नरोत्तम सिन्हानुक को वहाँ का शासक बनाया जाता है। नरोत्तम देखिए न तो ये समाजवादी थे और न ही पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला अमेरिका होगा, जो अमेरिका के साथ रहेगा वो पूंजीवादी विचारधारा का मानेगा। यानी कि पूंजीवादी का मतलब क्या, वहाँ के जो भी संसाधन रहेंगे पूंजीपतियों का ज्यादा, इनकी यानी कि जिनके पास जितना पैसा उनका ज्यादा हक। ठीक है, यानी कि उनका ज्यादा उस पर हक रहेगा। समाजवादी का मतलब होता है सभी का हक होना, इस पे सरकार का हक होता है और सरकार सभी के लिए होती है। ठीक है, भारत में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिएगा ट्रेन में जाइएगा तो जितना पैसा दीजिएगा उतना अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। ये पता चलेगा 1 टियर है, ये 2 टियर है, ये 3rd टियर है, AC है। ये 1 टियर में 5,000 लग रहा है, 2 टियर में 3,000 लग रहा है, 3rd टियर में 2,000 लग रहा है। तो स्लीपर है एक, इसमें 1,000 लगेगा, और भी थोड़ा कम दे दिया जनरल, तो जनरल में आइएगा तो 200-300 लगेगा, 200 या 300 लग जाएगा। तो ये होता है पूंजीवादी। ठीक है, जितना पैसा उतना आपका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। हम लोग अभी चर्चा किए कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा है, फान बोई चाउ। कौन लिखा है, फान बोई चाउ लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ। ठीक है, अब देखिए फान बोई चाउ इस पुस्तक के द्वारा क्या चाहते हैं कि वियतनाम में जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो हम लोग क्या उजागर करें, लेकिन ये असफल रहते हैं। इन्हीं के बाद हो ची मिन आते हैं, चीन और रूस से पढ़कर हो ची मिन आते हैं चीन और रूस से पढ़कर, और यह समाजवादी विचारधारा के रहते हैं और ये समाजवादी विचारधारा का होने के कारण इनका समर्थन रूस करता है। रूस जो बाद में यूएसएसआर के नाम से जाना जाएगा। हो ची मिन ने आके एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, वियतनामी कांग जांग जिंग, वियतनामी कांग चांग जिंग। ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल। फिर जॉन गुयेन आई ने यहाँ एक और पार्टी बनाई जिसका नाम था अनामी दल। ठीक है, चलिए हिंद चीन में बसने वाले को क्या कहते थे, तो कोलोन कहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर कि 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौतों को किस नाम से जानते हैं, होने वाले समझौता को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो ये समझौता है हम लोग आगे भी देख चुके हैं कि 1946 में, उसके पहले थोड़ा पीछे देख लेते हैं। वियतनाम पे फ्रांस का कब्जा रहता है। 1940 में जर्मनी के अटैक के कारण फ्रांस वियतनाम छोड़ के चला जाता है। तब जापान अपना वहाँ पे प्रभाव जमाता है। जापान के बाद हो ची मिन आते हैं और जापान 1945 में छोड़ देता है। इस पे अटैक जब अमेरिका करता है तो अटैक होने के बाद 1946 में हो ची मिन के द्वारा एक हनोई समझौता होगा। ठीक है, हनोई समझौता के द्वारा फ्रांस को पुनः यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम के तोकिन क्षेत्र दे दिया जाएगा। उसी तोकिन क्षेत्र में के लिए हनोई समझौता हुआ था। और तोकिन क्षेत्र में ये लोग तोकिन स्कूल भी खोलते हैं। हनोई समझौता के बाद पुनः क्या फ्रांस जो छोटा सा क्षेत्र मिलता है उस पर शासन करते रहता है, लेकिन बाद में यह 1946 से 54 तक अमेरिका के सहयोग से हथियार जुटाता है और 1954 में इसी फ्रांस ने वियतनाम पे अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद फ्रांस हार जाता है। तब अमेरिका के समर्थन से, यानी कि अमेरिका मध्यस्थता से बिचौलिया बनकर अमेरिका यहाँ पे एक समझौता कराता है जिसको जेनेवा में करवाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की एक शहर है। यहाँ पे समझौता कराता है। 1954 में जेनेवा समझौता होता है। इसी समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटता है। दक्षिणी वियतनाम ये फ्रांस के हिस्से में आता है और उत्तरी वियतनाम हो ची मिन को मिलता है। वहां पे शासक हो ची मिन बनते हैं। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का शासक बनता है। ठीक है, बाओ दाई यहाँ पे शासक बनता है दक्षिणी वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो जो रसेल नाम के एक दार्शनिक रहते हैं, ठीक है, रसेल नाम के दार्शनिक रहते हैं, ये अदालत लगाते हैं और अदालत लगाकर ये अमेरिका को दोषी इस युद्ध के लिए करार देते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वहां पे बहुत सारा अत्याचार किया। अमेरिका जो है बहुत सारा अत्याचार किया वियतनाम में, कंबोडिया में। ये सब देखिएगा कि बाद में ये क्या करता है, जब फ्रांस वगैरह का कब्जा भी वो हट जाता है तो ये जो अमेरिका है ये अपना बमबारी कराएगा और उस बमबारी के द्वारा क्या कराएगा, वहां के लोगों पर एक लिक्विड टाइप का रसायन फेंकवाएगा जिससे उनका क्या होगा, उनका बदन जलने लगता था। ठीक है, फिर और भी रसायन फेंकवा देता था पेड़ पौधे पे, जिससे पेड़ पौधे भी बर्बाद हो जा रहे थे और वहां लोग खाने के लिए मरने लगते थे कि क्या खाए क्या पिए, उन लोग का सब बर्बाद हो जाता था। यही देखकर उन लोग क्या किए कि इस अमेरिका के खिलाफ भी जो देखिएगा कि लुका छुपाकर अपना युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे और अमेरिका के हजारों लड़ाकू विमान ये लोग बर्बाद कर देंगे। पुनः अमेरिका वहां से अपने सैनिक निकालने के लिए रिक्वेस्ट करने लगेगा। सैनिक निकालने के लिए परमिशन मिलेगा कि एक दिन में आप अपना सैनिक निकाल लीजिए। ठीक है,
यही सब देखते हुए जो रसेल है, देखते हुए ये सब अमेरिका को ही वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध है उसके समाप्ति के समय निक्सन जो है वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। और यही निक्सन जो है वियतनाम के साथ 5 सूत्री समझौता 8 सूत्री समझौता के साथ चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे रहे, लेकिन क्या वो असफल रहते हैं। अमेरिका यहाँ चाहता था कि नहीं जो पूंजवादी शासन व्यवस्था है उसको लागू करे, लेकिन रूस चाहता था कि यहाँ समाजवादी व्यवस्था लागू हो। लेकिन अमेरिका के अत्याचारों से लोग मतलब उबकर और ये लोग समाजवादी यानी कि रूस का व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। और इसी पूंजवादी की स्थापना के बहाने वहां अमेरिका सेना भेज देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था। तो यह जो हुआ है यह धार्मिक क्रांतिकारी यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। और जो ये नियोदियम को दबाना इसको शुरू किया। ठीक है, हुआ आंदोलन ये नियोदियम ने इसको दबाना शुरू किया और 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये जो शुरू करने वाले थे हुइन फुसो थे जो हुआ आंदोलन शुरू करके थे। इसको दबाने का कौन काम कर रहा है? इस हुआ आंदोलन को नियोदियम ने दबाने का कोशिश किया था इसको। ठीक है, देखिए 1954 में फ्रांस अटैक करता है, जिसके बाद जेनेवा समझौता होता है। इस समझौते के बाद वियतनाम 2 भागों में बट जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में ही बाओ दाई का शासन बनता है, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का शासन बनता है। दक्षिणी वियतनाम फ्रांस को मिला जबकि उत्तरी वियतनाम हो ची मिन को मिला था। ठीक है, इसी फ्रांस ने दक्षिणी वियतनाम में जो बाओ दाई का शासक बनाया उसी में नियोदियम को हेड बनाया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो अभी हम लोग कितना बार देख लिए कि 1954 में जेनेवा समझौता होता है। 1954 में जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता क्यों होता है शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। 1940 में फ्रांस पहले इस पे वियतनाम पे पुर्तगाली का कब्जा रहता है। पुर्तगाली के बाद ये फ्रांस अस्थायी रूप से क्या अपना कब्जा जमा लेता है। 1940 में फ्रांस छोड़ के चला जाता है क्योंकि फ्रांस पे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मनी का अटैक हो जाता है। उस अटैक को देखते हुए क्या फ्रांस अपना सेना यहाँ से लेके चला जाता है। लेके जाने के बाद जापान पुनः इस पे क्या करेगा, अपना कब्जा जमा लेगा। 1945 में जब जापान पे द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रमण अमेरिका करेगा तो जापान भी यहाँ से अपना सेना लेके चला जाएगा। जापान के सेना ले जाने के बाद हो ची मिन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन पुनः अमेरिका के उकसाने पे फ्रांस यहाँ पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। फ्रांस यहाँ पे कब्जा करना चाहेगा। कब्जा करने के बाद वो क्या फिर यहाँ एक समझौता है होगा दक्षिणी वियतनाम के लिए, इसका नाम है हनोई समझौता। और फ्रांस को यहाँ तोकिन का क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ पे तोकिन का क्षेत्र मिलने के बाद 1946 से 1954 तक फ्रांस अमेरिका के सहयोग से वहाँ हथियार जुटाएगा। पुनः 1954 में फ्रांस अटैक कर देगा। 1954 में फ्रांस का हार होगा और उसी समय में जेनेवा समझौता होगा। इसी जेनेवा समझौता के साथ क्या वियतनाम 2 भागों में बट जाएगा, जिसका नाम एक दक्षिणी वियतनाम होगा और ये उत्तरी वियतनाम होगा। दक्षिणी वियतनाम फ्रांस को मिलेगा और उत्तरी वियतनाम हो ची मिन को मिलेगा। हो ची मिन को मिलेगा जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का शासन होगा और उत्तरी वियतनाम में कौन शासन करेंगे, ये अपना हो ची मिन करेंगे। दक्षिणी वियतनाम में पीएम बनाया जाएगा। पीएम किनको बनाया जा रहा है, नियोदियम को यहाँ का पीएम बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण आप लोग देखिएगा 1975 में होगा।
1954 में वियतनाम पर आक्रमण के बाद फ्रांस को हराने के बाद जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता के बाद पुनः 1955 से लेकर 1974-75 तक युद्ध चलता रहेगा। यही 1975 में क्या होगा, वियतनाम का एकीकरण हो जाएगा। इसी समझौते के बाद क्या, 1954 के ही समझौते के बाद लाओस और कंबोडिया में क्या होगा, लाओस और कंबोडिया में राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अनामी दल के संस्थापक, अच्छा रुकिए, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम कब एकीकरण हुआ, तो ये हम लोग देख लिए 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जो अनामी दल के संस्थापक है वो यही रहते हैं जोंगियन आई, ये अनामी दल के संस्थापक रहते हैं। यह वियतनाम की पार्टी है। और हो ची मिन ने कौन सा, जो क्रांतिकारी, एक वियतनामी क्रांतिकारी दल वहां 1925 में स्थापित किया था, 1925 में स्थापित किया था। उसका नाम वियतनाम कांग झांग जिंग था, वियतनाम कांग झांग झील था, जिसको वियतनामी क्रांतिकारी दल के नाम से जानते हैं। फिर देखिएगा फान बोई चाउ ने 1903 ईस्वी में दुई तान हुई पार्टी की स्थापना किया। और यही फान बोई चाउ क्या करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया, तो जो दियन बियन फू के युद्ध में है इसमें कौन हारता है, तो इसमें फ्रांस का हार होता है, फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है। और इसमें इनके जो जनरल लियाप के नेतृत्व में फ्रांस को वियतनाम हराया था। जनरल लियाप जो है वियतनाम के सेनापति रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में फ्रांस को हराया जाता है। यह जो लियाप आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। ठीक है, बाद में एक महान गुरिल्ला लड़ाकू बन गए। ठीक है, इसी युद्ध में 16,000 के लगभग सैनिक मारे गए थे फ्रांस के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, तो हम लोग अभी चर्चा किए कि दुई तान हुई के नेता कौन थे, कुआंग दे इसके नेता थे। जबकि इसका गठन कौन किया था, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसी में नाम है उनका। ये जो फान बोई चाउ है, अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं ना कि फान बोई चाउ जो है दुई तान हुई नामक क्या एक संगठन वो किया था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, अच्छा यही फान बोई चाउ कौन सा एक बुक लिखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसके द्वारा वियतनाम के अत्याचारों का उजागर करना चाहते हैं लेकिन असफल रहते हैं, तब हो ची मिन आकर उजागर करता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो हम लोग बताए हैं कि 1940 ईस्वी में। देखिएगा कि जब फ्रांस अपना जर्मनी के अटैक के बाद जाता है तो जापान अपना उस पर कब्जा जमा लेता है। जापान फिर 1945 में ये चला जाएगा, हनोई समझौता होगा 1946 में, जिसके तहत फ्रांस पुनः यहाँ आएगा दक्षिणी वियतनाम में। फिर 1954 में अटैक करेगा फ्रांस और हार जाएगा। पुनः वहाँ जेनेवा समझौता होगा और इसी जेनेवा समझौता के साथ वियतनाम दो भागों में बट जाएगा, जिसमें दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम बट जाएगा। उत्तरी वियतनाम में आप जानते हैं हो ची मिन का शासन बनेगा, जबकि दक्षिणी वियतनाम में किसका, बाओ दाई का शासन स्थापित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। स्कॉलर्स जो विद्रोह है कब हुआ था, तो ये स्कॉलर विद्रोह आप देखिएगा कि 1868 ईस्वी में होता है। 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह होता है। अच्छा 1866 में क्या हुआ था, हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, बताइए किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, 1866 में क्या हुआ था, 1866 और 1870 में क्या हुआ है बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में होता है। देखिए इसके प्रभाव, मतलब कि जो इनके जो प्रभाव है उसको खत्म, जो ईसाई लोग है ना, ईसाई लोग, यही लोग चाहे कि नहीं अपना शिक्षा को देकर और इस देश को ईसाई बना दिया जाए, इन्हीं के प्रभाव को खत्म करने के लिए स्कॉलर्स विद्रोह होता है। 1960 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन हुआ है। 1963 ईस्वी में सेना ने वियतनाम में विद्रोह कर नियो दिन दियम को मार डाला था। कब, 1963 ईस्वी में। और एक बात, रसेल क्या किए थे, यही ना रसेल यहाँ पर लगा कि अमेरिका को दोषी बता दिए थे इस युद्ध के लिए, वियतनामी युद्ध के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो वियतनाम में टोकिन फ्री
स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो जो हम लोग पहला ही क्वेश्चन में देखे थे कि टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में होती है। टोकन फ्री स्कूल ये जो दक्षिणी वियतनाम देखेंगे उसी में स्थापित होता है। और फ्रांस वहाँ नहीं चाहता है कि वियतनाम के लोग पढ़े, या तो वियतनाम के बच्चे को फेल कर दिया जाता था या किसी बहाने से उनका लंबा समय खींच दिया जाता है, ताकि वहाँ के सरकारी नौकरी में वो लोग भाग नहीं ले सके और नहीं जान सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 1940 में क्या फ्रांस वहाँ छोड़ता है, जापान आता है। 1945 में जापान छोड़ता है। 1946 में हनोई समझौता होता है, पुनः फ्रांस को कुछ क्षेत्र दे दिया था। 1954 में जिनेवा समझौता होता है, वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाता है, इसमें अमेरिका मध्यस्थता करता है। ठीक है, 1975 में वियतनाम को क्या एकीकरण पूरा होता है। ठीक है, अंकोर वाट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय है जिन्होंने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, यह कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कंबोडिया की राजधानी क्या है? फिर वहां देखेंगे यह मंदिर जो है विष्णु का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, यह मंदिर विष्णु का मंदिर है। कंबोडिया में जिनेवा समझौता के द्वारा कंबोडिया और लाओस दोनों जगह क्या राजतंत्र होता है, और इसी कंबोडिया में नरोत्तम सिन्हा 1954 में शासक बनते हैं। जिनेवा समझौता के बाद नरोत्तम जो सिन्हानुक होते हैं वो न तो पूंजीवादी को समर्थन देते हैं न तो समाजवादी को। ठीक है, यह तटस्थ रहते हैं। अमेरिका ने जो, चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कौन सा है? कंबोडिया की राजधानी अभी हम लोग देखें कौन सा है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है या नोम पेन है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ठीक है, हनोई किसकी राजधानी है? तो ये वियतनाम की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। जेनेवा एक स्विट्जरलैंड के शहर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा कनाडा की राजधानी है। ठीक है, लाओस की राजधानी वियंतियान है। वियंतियान है लाओस की राजधानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार हम लोग अभी चर्चा की है कि 1954 जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में बट जाता है। यही दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनती है, और बाओदाई की सरकार बनती है 1955 से। पुनः यहाँ युद्ध होने लगता है वियतनाम में, 75 तक चलता है, और यही 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूरा होता है, दक्षिण और वियतनाम दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और एक बात है, बाओदाई की सरकार बनती है, यहाँ पे पीएम किसको बनाते हैं? नियोदिन दियम को यहाँ पे पीएम बनाते हैं। ये हुआ पार्टी थी, इसको जो इनको नियोदिन दियम को मार दी थी। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर कि निम्न में से क्या पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो देखिए पोटसडम के घोषणा का उद्देश्य था जो जापान है इसके लिए किया गया था, और ये जापान का आत्मसमर्पण करवाना पोटसडम का उद्देश्य था। पोटसडम कहाँ से है? जर्मनी में एक जगह का नाम है पोटसडम एक जगह जर्मनी में है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान के हारने के बाद क्या 1945 में पोटसडम की घोषणा होती है। 1945 में अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला करता है, जिसे जापान आत्मसमर्पण करता है। तब जापान वियतनाम से निकल जाएगा, और 1946 में इसके निकलने के बाद हनोई समझौता होगा। पुनः फ्रांस वियतनाम में आएगा 1946 में हनोई समझौता होगा, 1946 में से 1946 से 54 तक क्या होगा? जो फ्रांस है वो अमेरिका के मदद से वहां पर हथियार इकट्ठा करेगा। पुनः 1954 में वियतनाम पे अटैक कर देगा, फ्रांस अटैक करेगा और फ्रांस का हार होगा। और इसी हार के साथ में आप लोग देखिएगा कि वियतनाम में एक समझौता होगा जिसका नाम जिनेवा समझौता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का जिनेवा समझौता 1954 में होता है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। थाईलैंड के बैंकॉक है। लाओस की वियंतियान है, और वियतनाम की हनोई है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।